हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 11 कविता का कमाल। कविता तो आपने अब तक बहुत से पढ़े होंगे, गाए भी होंगे, परंतु आज आप एक कहानी पढ़ने जा रहे हो जिसमें एक कविता ने कमाल ही कर दिया। आइए हम लोग यह कहानी पढ़कर समझते हैं कि कविता ने ऐसा क्या कमाल कर दिया। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। एक माँ और उसका बेटा गरीबी में रह रहे थे। लड़का को सिर्फ खेलने कूदने में मन लगता था। माँ ने सोचा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। वह परेशान होकर बेटा से बोली कि अब तुम बाहर जाओ और पैसे कमा कर लाओ। बेटा मदन घर से निकल तो पड़ा, पर उसको यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि पैसे कमाने के लिए कौन सा काम करे। अचानक ही उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। पहले के समय में कोई भी खबर, सूचना या संदेश देने के लिए ना ही माइक, लाउड स्पीकर, समाचार पत्र, रेडियो आदि कुछ भी नहीं होते थे। ना ही फोन था, ना ही इंटरनेट थे। यदि राजा को भी अपनी प्रजा को कोई सूचना या संदेश देना होता था तो राजा का आदमी खड़ा होकर जोर जोर से ढोल पीटता था। आवाज सुनकर लोग वहां इकट्ठे हो जाते। तब लोगों को राजा का संदेश सुनाया जाता था या किसी भी बात की जानकारी दी जाती थी। आज ढिंढोरा पीटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी बात का प्रचार प्रसार करना, खासकर तब जब उसे किसी को बताने के लिए नहीं कहा गया हो। वह कानों कान लोगों तक पहुंचा देता है। इस आदत को ढिंढोरा पीटना कहते हैं। ढिंढोरा पीटकर जो संदेश दिया जा रहा था वह सुनो। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 असरफियां यानी सोने के सिक्के पुरस्कार में मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 असरफियां, यह तो बना बनाया अवसर है। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। खुदुर खुदुर का खोदत है। कुत्ता की आदत होती, वह जमीन को खोदते रहता है। गर्मी में भी वह जमीन खोद कर बैठता है ताकि जमीन के नीचे वाले भाग से उसे ठंडक मिलेगी, और ठंड में भी वह जमीन खोद कर बैठता है ताकि ठंडी हवा से उसका बचाव होगा। गड्ढे में शरीर गर्म रहेगा। एक तरह से वह अपना रहने का जगह जमीन खोदकर ही बनाता है। कभी कभी खाने पीने की खोज में भी वह जमीन को खोदता रहता है। उसके नाखूनों के कारण खोदते समय खुदुर खुदुर की आवाज आती है। मदन कोई कवि तो था नहीं, उसे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए कवि सम्मेलन में जाना चाह रहा था। उसने तुरंत ही कविता की एक पंक्ति तैयार कर ली। खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरुर सुरुर का पीबत है। ज्यादातर जानवर अपने सिर को नीचा कर मुंह से पानी खींचते हैं और सुर सुर की आवाज करते हुए पानी पीते हैं। बस मदन को कविता की दूसरी पंक्ति मिल गई, सुरुर सुरुर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत का ढूंढत है। चिड़िया सिर हिला हिला कर इधर उधर देखती रहती है। उसको देखकर तीसरी और चौथी पंक्ति भी मदन को मिल गई, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे, अर्थात उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था।
तभी उसे सर की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। सांप को पैर नहीं होते हैं, वह अपने शरीर को सिकोड़ कर सरक सरक कर चलता है, जिससे सर सर की आवाज आती है। सांप की आवाज से मदन ने तीन और पंक्ति की रचना कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। एक और पंक्ति जोड़कर वह अपनी कविता को पूरी कर लेना चाहता था। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, धन्नु शाह। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी, यानी विचार उत्पन्न हुआ, धन्नु शाह, भाई धन्नु शाह। क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। पूरी कविता तैयार थी, जो मदन की अपनी बोली में थी। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। धन्नु शाह, भाई धन्नु शाह। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया था। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का? पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। राजा के सामने कोई यह नहीं दिखाना चाह रहा था कि उसे कविता का अर्थ समझ में नहीं आया है। पर कविता थी भी तो विचित्र। किसी को कविता का अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आया। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उसको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए। संजोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उसमें से एक चोर वही धन्नु शाह था, जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। अब आपको समझ में आया कि धन्नु शाह ने मदन को ऐसा क्यों कहा था कि मुझे नहीं तो किसे मालूम होगा। उसको तो राजा के महल में चोरी करना था। चोरी करने से पहले वह पूरे महल का पता लगा लिया था, तभी तो वह चोरी कर पाता। अनजाने घर में घुसने से क्या ही पता चलेगा कि कहाँ क्या है। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौकन्ने होकर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धन्नु शाह ने उठकर एक आध घूंट लिया। तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है। राजा साहब को भी मदन की कविता एक पहेली लग रही थी। वह भी उसका अर्थ समझने के प्रयास में अपने छज्जे या बालकोनी में खड़े होकर कविता दोहरा रहे थे। पहले के समय में चोर जमीन पर पानी डालकर उसे गीला करते थे, ताकि मिट्टी खोदकर ऐसा सुरंग या जमीन के अंदर से रास्ता बनाया जा सके कि सीधे खजाने तक वे पहुंच जाए। धन्नु शाह भी अपने साथ पानी लाया था। उसने जैसे ही राजा के मुंह से यह सुना कि खुदुर खुदुर का खोजत है, उसको तो लगा कि शायद राजा उसी को बोल रहे हैं। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। वह सोचा कि थोड़ा पानी पी लेते हैं। उसी समय राजा ने कविता की दूसरी पंक्ति दोहराई, सुरुर सुरुर का पीबत है। चोरों को काटो तो खून नहीं, यानी डर के मारे बुरा हाल हो गया। बस फिर तो सहम सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है,
जानत हो हम देखत है, हमसे न बच सकत है, धन्नु शाह भाई धन्नु शाह। बस फिर तो धन्नु शाह की तो सांस वही रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा ने जैसे ही कविता की अंतिम पंक्ति दोहराई, धन्नु शाह, तो धन्नु शाह बेचारा बेहोश होते होते बचा। उसको तो लगा कि राजा साहब तो मेरा नाम तक जानते हैं, अब तो बचना मुश्किल है, चोरी की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए उसने राजा से क्षमा मांग ली और कहा कि आपका खजाना यानी धन संपत्ति सुरक्षित है। पहले के समय में राजा महाराजा अपने महल में जमीन के नीचे छुपा हुआ तहखाना बनवाते थे, जहां सोने चांदी हीरे जवाहरात रत्न या कीमती चीजें सुरक्षित रखा जा सके। उसे ही खजाना कहा जाता है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। मदन तो असरफी पाने के लिए कवि सम्मेलन में आया था, पर उसकी कविता के कारण राजा का खजाना लूटने से बच गया। इसीलिए उसने ढेर सारे सोने चांदी देकर मदन को विदा किया, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। यह कहानी छत्तीसगढ़ के किसी पत्रिका से लिया गया है, इसीलिए आभार प्रकट किया गया है। तो बच्चों, देखा आपने जरूरत पड़ने पर किस प्रकार मदन ने कविता की रचना कर डाली। यानी इच्छा शक्ति मजबूत हो और कोई कुछ ठान लेता है तो कुछ भी कर सकता है, बस बुद्धि विवेक की जरूरत होती है। एक पहेली मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, यदि उत्तर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ देश है पर घर नहीं, सड़क है पर गाड़ी नहीं, नदियां है पर पानी नहीं? यदि आप इस पहेली का उत्तर दे देते हो तो आप होगे जीनियस। हम लोग अब कहानी समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला है, क्या आपको कथा कहानी सुनना सुनाना पसंद है? अपने उत्तर का कारण बताइए। इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हो। ऐसे मुझे लगता है कि कथा कहानी सुनना सुनाना सबको पसंद होता है। निश्चित ही आपको भी पसंद होगा। इससे हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही अच्छी शिक्षा भी मिलती है। बोलने और सुनने के कौशल में भी सुधार होता है। दूसरा है, इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा है और क्यों? इसका उत्तर होगा, मुझे तो सबसे रोचक हिस्सा लगा राजा द्वारा कविता दोहराया जाना, जो अनजाने में चोरों के ऊपर सटीक बैठ रहा था और कविता के कारण राजा का खजाना लूटने से बच गया। तीसरा है, राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा था या राजा के कारण, जो कविता को जोर जोर से बोल रहे थे? इसका उत्तर होना चाहिए कि राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा, क्योंकि यदि मदन समझ में न आने वाली कविता नहीं बनाता तो राजा उसके बारे में ना ही सोचते और ना उसे दोहराते और ना ही उनका खजाना बच पाता। चौथा है, राजमहल में जब मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे? इसका उत्तर होगा, मदन की कविता का अर्थ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वे सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पांचवा है, आप इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाइए तथा बताइए कि यह शीर्षक क्यों देना चाहते हैं। इसका उत्तर हो सकता है, कविता और चोर की जुगलबंदी थी, क्योंकि कविता की प्रत्येक पंक्ति चोरों के साथ ताल से ताल मिला रही थी। कविता की बात, उपयुक्त शब्द का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। पहला है, सुरुर सुरुर का पीबत है। दूसरा, खुदुर खुदुर का खोदत है। तीसरा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, धन्नु शाह। उसके बाद है, मिलान कीजिए। पहला, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को उनके क्रम से मिलाएं। इसको आप खुद ही करोगे तो मजा आएगा। ऐसे पहले होगा, खुदुर खुदुर
का खोदत है। उसके बाद सुरुर सुरुर का पीबत है। उसके बाद ताक झांक का खोजत है। उसके बाद हम जानत का ढूंढत है। फिर होगा सरक सरक कहाँ भागत है। जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त पंक्ति लिखिए और चित्र बनाकर उनका मिलान कीजिए। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है। उसके बाद होगा ताक झांक का खोजत है। यहाँ खाली जगह में आप पेड़ की डाल पर बैठी हुई चिड़िया का चित्र बनाओगे। सरक सरक कहाँ भागत है, मिलान तो आप खुद ही कर लोगे। सोचिए और लिखिए। पहला है, अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती। मदन की माँ ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर होगा, मदन की माँ बहुत गरीब थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा कुछ काम धंधा करे और पैसे कमाए। दूसरा है, जब मदन ने महल का रास्ता पूछा तो धनु शाह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह नहीं तो और कौन जानेगा? इसका उत्तर होगा, धनु शाह महल में चोरी करने वाला था। चोरी करने से पहले उसने महल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। तीसरा है, कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर होगा, हाँ, मुझे भी मदन की कविता विचित्र लगी, क्योंकि कविता की भाषा और अर्थ दोनों ही समझना मुश्किल है। चौथा, राजा को मदन की कविता पहेली जैसी लगी। आपको यह कैसी लगी? इसका उत्तर होगा, मुझे भी मदन की कविता अब अबूझ पहेली सी लगी। कहानी को समझकर ही उसका अर्थ समझा जा सकता है। उसके बाद समझ और अनुभव, अनुमान और कल्पना से आप खुद ही करोगे। कहानी आप समझ चुके हो, यदि आप खुद से करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब है मीडिया और आप। विजेता बनने के बाद मदन को मीडिया के प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। अपने को मदन मानते हुए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीडिया, कवि सम्मेलन में पुरस्कार पाकर आपको कैसा लग रहा है? मदन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मीडिया, आप इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मदन, मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपनी माँ को देना चाहूंगा। मीडिया, आपको दरबार में कविता सुनाकर कैसा लगा? मदन, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि राजा के सामने मैं पहली बार कविता सुना रहा था। मीडिया, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? मदन, मैं अपनी माँ को कभी भी पैसे की तकलीफ नहीं होने दूंगा। इन पैसों से दूसरों की भी मदद करूंगा। मीडिया, बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। मदन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा की बात। मुहावरे हमेशा एक विशेष अर्थ देते हैं जो उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। जैसे फूला न समाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, विद्यालय की खेल प्रतियोगिता में पुरस्कृत होकर राजू फूला न समा रहा था। अब आप अपनी लेखन पुस्तिका में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, मन में लड्डू फूटना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य होगा, अपने जन्मदिन के अवसर पर एक प्यारा सा उपहार देखते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। दूसरा है, मुंह ताकना। इसका अर्थ होगा दूसरों पर निर्भर होना। इसका वाक्य होगा, मैं किसी का मुंह ताकना पसंद नहीं करता, अपना काम खुद ही कर लेता हूँ। इस तरह आपने यहाँ देखा कि वाक्य में मुहावरे का प्रयोग होता है, उसके अर्थ का नहीं। आप चाहो तो दूसरा वाक्य भी बना सकते हो। दूसरा है, निम्नलिखित गद्यांश में कहीं कहीं विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश को उचित ठहराव के साथ पढ़िए। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। बोलते या लिखते समय कहाँ कितना रुकना है, कितना ठहरना है, इसके लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उसको समझकर हम उसी तरह से उच्चारण करते हैं। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत का ढूंढत है। नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। क, क्या ताक झांक कर रहे हो? यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इसीलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अरे वाह,
क्या चौका मारा है। यह विस्मय से भरे हुए वाक्य है, इसलिए इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। आइए राजा से मिलवाता हूँ। यहाँ आइए के बाद अल्प विराम, राजा से मिलवाता हूँ पूर्ण विराम। घा, दादी देखते ही बोली, कहाँ जा रहे हो। दादी देखते ही बोली के बाद अल्प विराम, कहाँ जा रहे हो उद्धरण चिन्ह में बंद होगा, क्योंकि किसी की कही गई बातों को उद्धरण चिन्ह से बंद करते हैं। तो बच्चों, आपको यह कहानी कविता का कमाल यदि समझ में आ गया हो और पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।